हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान के एक चैप्टर साउंड मतलब ध्वनि के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? तो इसका उत्तर यह है, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो अपने चारों ओर माध्यम के कणों को भी कंपायमान कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से स्वयं चलकर हमारे कानों तक नहीं पहुंचते, बल्कि कंपमान वस्तु के सबसे नज़दीक वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं, जो अपने निकटवर्ती कण पर बल लगाकर उसे विस्थापित कर देते हैं और प्रारंभिक कण वापस अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि हमारे कान तक नहीं पहुंच जाती। इस तरह माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ कण के माध्यम से नहीं, माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। अगला प्रश्न, आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? तो इसका उत्तर है, हमारे विद्यालय की घंटी मिश्र धातु से बनी होती है, जिसे हथौड़े की चोट से कंपमान किया जाता है। कंपन के कारण हवा में विक्षोभ उत्पन्न होता है। तरंग एक विक्षोभ है जो हवा से आगे पीछे कंपन करती हुई हमारे कानों तक पहुंच जाती है। माध्यम के कण केवल दोलन करते हैं और विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगियाँ क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, ध्वनि तरंगों के गमन के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात से होकर नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगें तभी संचरित हो सकती है जब उसके माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करें और विक्षोभ आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हुए हैं, क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे? तो इसका उत्तर नहीं, क्योंकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। अतः निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं हो सकती। अब छोटे प्रश्न हैं, तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है? प्रबलता या तारत्व? तो यहाँ पर देखें उत्तर, प्रबलता, लाउडनेस। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि का या कंपन का आयाम निर्धारित करती है। जिनका अधिक आयाम होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। तारत्व, पिच। ध्वनि का तारत्व कंपन की आवृत्ति निर्धारित करती है। जिसकी अधिक आवृत्ति होगी वह उतना ही अधिक तारत्व होगा, मतलब आवाज़ ज़्यादा तीखापन होगा आवाज़ में। अगला प्रश्न, अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है, कार्न का हॉर्न या गिटार का? तो इसका उत्तर है कार का हॉर्न। अगला प्रश्न, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है? तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ दो क्रमागत संपीड़नों या क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। विकल्प, एक पूर्ण दोलन में कोई तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है, जिसे प्रतीक एच जेड से व्यक्त करते हैं। आवर्तकाल, टाइम पीरियड, तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन के लिए समय को आवर्तकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है। नेक्स्ट है आयाम, एम्पलीट्यूड। किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन या विक्षोभ आयाम कहलाता है। इसे साधारणतः ए द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक दाब या दाब घनत्व का मात्रक होता है। ध्वनि की प्रबलता या मृदुता मूलतः उसके आयाम से निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न, किसी ध्वनि की तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर तरंग का वेग होता है आवृत्ति गुणा तरंगदैर्ध्य से, u बराबर न्यू लैम्डा। अगला प्रश्न,
किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर पर सेकंड है। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य परिकलित कीजिए। तो इसका उत्तर है, देखो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य न्यू बराबर है यहाँ पर 220 हर्ट्ज, ध्वनि का वेग v बराबर है 440 मीटर पर सेकंड, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर ये होगा न्यू अपॉन v। तो यहाँ पर देखो 440 ध्वनि का वेग है और ध्वनि तरंग दैर्ध्य 220 है, भाग देंगे तो ये पूरा पूरा 2 मीटर निकल के आता है। तो ये लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी। अगला प्रश्न, किसी ध्वनि स्रोत के 450 मीटर दूर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा? तो इसका उत्तर है, आवृत्ति मतलब 500 हर्ट्ज दे रखा है यहाँ पर, डी बराबर 450 मीटर डिस्टेंस, आवृत्ति काल टी बराबर 1/न्यू होता है, तो 1/500 बराबर 0.002 सेकेंड, बहुत कम समय होगा। तो यहाँ पर एक नोट है, क्रमागत संपीड़नों के बीच लगा समय अर्थात आवर्तकाल टी वस्तु की स्थिति दूरी डी बराबर 450 मीटर पर निर्भर नहीं करता। यह केवल भ्रमित करने के लिए दिया गया है ताकि छात्रों के कौशल की सही जांच की जा सके। ठीक है। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जरूर जाएगा। ये प्रबलता देखिए, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप जो प्रबल और मृदु ध्वनि में अंतर करता है। और तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। प्रबलता की बात करें तो प्रबलता भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अर्थात कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। और तीव्रता यह कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता। प्रबलता का मात्रक डेसिबल है और तीव्रता का मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ध्यान दें, ये जो प्रश्न है ना, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो देखिए, जो माध्यम सबसे ज़्यादा सघन होगा उसमें ध्वनि उतनी तेज चलेगी। दिए गए माध्यमों में से ध्वनि एक खास तापमान पर लोहे में सबसे तेज चलती है। ठीक है, क्योंकि घनत्व अधिक होता है लोहे का, इसलिए। अगला प्रश्न, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखो यहाँ पर ध्वनि की चाल कितनी है, 242 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 342 मीटर दूरी है। तो इसको कितने सेकंड दे रखा है, 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, तो इसको आप 3 सेकंड से गुणा कर देंगे तो इतनी दूरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इसको निकालने के लिए डी बराबर वी टी बाई 2 से कर देंगे आप इसको गुणा। तो यहाँ पर देखो वी आपके पास 342 है, टी आपके पास में दे रखा है 3, और नीचे 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 513 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये 2 क्यों दे रखा है? 2 इसलिए दे रखा है कि परावर्तक सतह से जब लौटती है तो डबल समय लग जाता है, इसलिए समय को हम आधा करने के लिए 2 से गुणा किया है। नेक्स्ट प्रश्न, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार इसलिए बनाई जाती हैं ताकि परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। वक्राकार छतें वास्तव में एक बड़े अवतल मतलब ध्वनि पट्ट की तरह कार्य करती हैं, जो ध्वनि को नीचे सभी श्रोताओं तक परावर्तित कर पहुंचा देती है। अगला प्रश्न, सामान्य मनुष्य कानों के लिए श्रव्यता परिसर क्या है? तो इसका उत्तर है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परिसर 20 हर्ट्ज या से 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज तक है। अगला प्रश्न, निम्न से संबंधित आवृत्तियों का परिसर क्या है? अवश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य ध्वनि की होती है 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है वो अवश्रव्य, पराश्रव्य 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पराध्वनि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक पनडुब्बी सोनार स्पंदित उत्सर्जित करती है, स्पंद उत्सर्जित करती है, स्वर मतलब कंपन उत्पन्न करती है, जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान से टकराकर 1.02 सेकेंड के पश्चात वापस लौटता है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड हो तो चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर है, खारे पानी में ध्वनि की चाल v बराबर 1531 मीटर पर सेकेंड, सोनार की स्पंद की चट्टान से टकराकर वापस आने में लगा समय 1.02 सेकेंड, पनडुब्बी से
चट्टान की दूरी d बराबर VT/2, तो d बराबर होगा 1531 इंटू 1.02/2 मतलब 780.8 मीटर। अगला प्रश्न, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम सुन पाते हैं। ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है, जैसे सितार की तार का कंपन करना। अगला प्रश्न, एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न और विरलन कैसे उत्पन्न होते हैं। तो इस चित्र में देखिए आपको, जहाँ पर इनके बीच बिंदुओं के बीच में गैप ज़्यादा है वहाँ पर विरलन है, और जहाँ पर गैप कम है वहाँ पर संपीड़न अधिक है। ठीक है, तो मान है कि स्वरित्र द्विभुज, जिसे हम ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं, ध्वनि का एक स्रोत है। जब यह आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु जैसे ट्यूनिंग फॉर्क से दूर आगे की ओर गति करती है। जब ट्यूनिंग फॉर्क की भुजा वापस अंदर की ओर मतलब पीछे की ओर कंपन करता है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। इस तरह जब वस्तु कंपन करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंगे बनाता है जो माध्यम से होकर संचरित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रयोग में यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है? तो उत्तर, एक विद्युत घंटी और कांच का वायुरुद्ध बेलजार लीजिए। विद्युत घंटी को बेलजार से टकराइए। बेलजार को एक निर्वात पंप से जोड़िए। घंटी के स्विच को दबाने पर आप उसकी ध्वनि सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाइए और प्रेक्षणों को नोट कीजिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये प्रेक्षण आते हैं। पहला प्रेक्षण, जैसे जैसे अधिक वायु पात्र से निकाली जाती है ध्वनि घंटी की ध्वनि धीमी होती जाती है। जब बेलजार से संपूर्ण वायु निकल जाती है ध्वनि बिल्कुल नहीं सुनी जा सकती। अतः ध्वनि तरंगों को ले जाने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? ध्वनि द्रव्यमान माध्यम के बिना संचरित नहीं हो सकती। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है? तो देखिए, जब माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर हो तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती है तथा माध्यम के कण आगे पीछे तरंग के संचरण की समांतर दिशा में गति करते हैं। अतः ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। पांचवा प्रश्न, ध्वनि का कौन सा विलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है? तो इसका उत्तर है क्वालिटी ऑफ टिम्बर, मतलब ध्वनि की गुणता। छठा प्रश्न, तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं लेकिन चमक दिखाई देने कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है ऐसा प्रकाश की काफ़ी उच्च चाल के कारण होता है। प्रकाश को चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर है ये। अतः लगभग ये मान लीजिए कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर घंटे या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और जो ध्वनि की चाल है वो 346 मीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है। इसलिए ध्वनि को आकाश से धरती तक आने में कुछ समय लग जाता है परंतु प्रकाश लगभग तुरंत दिखाई देती है। सातवां प्रश्न, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परिसर 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज है। इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसी न्यूमेरिकल है, यहाँ पर आपको दे रखा है v, ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि श्रव्य परिसर की आवृत्ति है ν1 और ν2। ν1 है 20 हर्ट्ज और ν2 है ν2 20 किलोहर्ट्ज है। ठीक है, मतलब 20,000 हर्ट्ज है। तो ये होगा v बराबर न्यू लैम्डा, और लैम्डा बराबर होगा v/ν। मतलब पहली स्थिति के लिए जब आवृत्ति v1 20 हर्ट्ज हो तो लैम्डा बराबर v/ν, मतलब 344 मीटर पर सेकंड बटे 20 हर्ट्ज, मतलब 17.2 मीटर। दूसरा स्थिति दूसरी, जब आवृत्ति v2 न्यू बराबर 20 हर्ट्ज हो तब लैम्डा बराबर v/ν2, मतलब 344 बटे 20,000। तो यहाँ पर भाग देने पर निकलेगा 0.0172 मीटर। मतलब दोनों आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य लगभग 17.2 मीटर और 0.0172 मीटर है। ठीक है।
अगला प्रश्न, दो बालक किसी एल्युमिनियम पाइप के सिरों पर हैं। एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है, दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु तथा एल्युमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर है, देखो वी एयर मतलब 346 मीटर पर सेकंड 25 डिग्री सेल्सियस पर, और वी एल्यूमिनियम 6420 मीटर पर सेकंड, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है। पाइप की लंबाई एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दूरी बटे चाल निकालेंगे, दूरी एल निकालेंगे। यहाँ पर T1 हमको दे रखा है, ठीक है, T1 L बटे 346 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार एल्यूमिनियम से होकर ध्वनि को एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक पहुँचने में लगा समय T2 बराबर L बटे 6420। तो ये हमारे पास में दो समीकरण बन गए, T1 बटे T2 करेंगे तो 1/346 भाग 1/6420। तो ये ऐसा भाग करने पर L से L कट जाता है, ठीक है। तो T1 और T2 का अनुपात निकल के आएगा 18.55:1, ठीक है। अगला प्रश्न है 9वां, किसी ध्वनि की स्रोत आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। तो ध्वनि की आवृत्ति 1 सेकंड में कंपनों की संख्या निकालने के लिए आवृत्ति बराबर कंपनों की संख्या बटे लिया गया समय, तो v बराबर n बटे टी, मतलब कंपनों की संख्या निकालनी है, n बराबर तो हम इसको vt कर देंगे, मतलब न्यू टी कर देंगे, न्यू मतलब आवृत्ति इंटू टी, मतलब 100 × 60 मतलब 6000 बार कंपन करेगा, ठीक है। 10वां प्रश्न, क्या ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जिनका कि प्रकाश की तरंगें करती हैं, इन नियमों को बताइए। तो उत्तर है हाँ, ध्वनि भी परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका कि प्रकाश तरंगें करती हैं। ध्वनि के परावर्तन के नियम, पहला, आपतित ध्वनि किरण, परावर्तित ध्वनि तरंग और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परिवर्तन होने की दिशा के बीच का कोण बराबर होते हैं, मतलब आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। 11वां प्रश्न, ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक पृष्ठ के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत और परावर्तक शीघ्र की दूरी स्थिर हो तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक सुनाई देगी। तो उत्तर है जिस दिन ताप अधिक होगा या जिस दिन ताप कम होगा। तो इसका उत्तर है अधिक तापमान वाले दिन प्रतिध्वनि शीघ्र सुनाई देगी। इसका कारण क्या है, ध्वनि का प्रतिध्वनि का समय T बराबर 2D/ν, अर्थात D बराबर परावर्तक पृष्ठ की स्रोत से दूरी। चूँकि परावर्तक पृष्ठ की दूरी D स्थिर है, इसलिए प्रतिध्वनि का समय ध्वनि के चाल का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ताप में वृद्धि होने पर उस माध्यम में ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, अतः अधिक ताप वाले दिन ध्वनि की चाल अधिक होगी और प्रतिध्वनि शीघ्र सुनाई देगी। 12वां प्रश्न, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यावहारिक उपयोग लिखिए। तो पहला उत्तर है मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र, ये सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक ही दिशा में जाती हो। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। दूसरा, स्टेथोस्कोप, ये रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो ये दो एग्जाम्पल थे। 13वां प्रश्न, 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी। तो इस जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड लेना है और ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड लेनी है। तो उत्तर है पत्थर की ऊंचाई h बराबर 500 मीटर, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा पत्थर का प्रारंभिक वेग 0, मीनार की चोटी से पानी की सतह तक पत्थर को आने में लगा समय t। तो यहाँ पर t हम h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर देखो s की जगह h लेंगे और a की जगह g लेंगे। तो यहाँ पर 500 बराबर 0 × T1 प्लस 1/2 10 × t स्क्वायर। तो यहाँ से T1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये निकल कर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। पानी से टकराने के बाद ध्वनि को मीनार की चोटी तक पहुँचने में लगा समय T2। तो T2 बराबर दूरी बटे चाल मतलब h/v, 500/340 बराबर 1.47 सेकेंड। पानी से टकराने के बाद ध्वनि को मीनार की चोटी तक पहुंचने में लगा समय T बराबर T1 प्लस T2 मतलब 10 प्लस 1.47 मतलब 11.47 सेकेंड। 14वां प्रश्न, एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है।
यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? क्या ये श्रव्य है हुई? तो उत्तर देखिए यहाँ पर ध्वनि की तरंग की चाल ये होगी v बराबर 339 मीटर पर सेकेंड, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 को हम 100 से गुणा करेंगे तो ये मीटर में निकल के आ जाएगा, मतलब 0.0015 मीटर। यहाँ पर हमारे पास में तरंग दैर्ध्य नहीं चाल बराबर v बराबर न्यू इंटू लैम्डा, तो 0.015 हो जाएगा ये, ठीक है। ये तो पहले हम निकाल चुके हैं, तो न्यू बराबर होगा चाल बटे तरंग दैर्ध्य, तो 339 बटे 0.015। तो अब इसको हल करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास में 22,600 हर्ट्ज, ठीक है। अगला 15वां प्रश्न, अनुरणन क्या है, इसे कैसे काम में लिया जा सकता है? तो उत्तर, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परिवर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती हैं। ये बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है अनुरणन कहलाता है। यह अवांछनीय होता है क्योंकि अत्यधिक अनुरणन के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं देता। अनुरणन कम करने के लिए निम्न उपाय हैं। पहला, भवन की सतह दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगाते हैं। दूसरा, सीटों के पदार्थों का चुनाव इसके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर करना। 16 प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर है, ध्वनि प्रबलता के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है जिसके कारण मृदु ध्वनि तथा प्रबल ध्वनि में अंतर कर सके। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। पहला, ध्वनि के दोलन का आयाम, और दूसरा कानों की संवेदनशीलता। अगला प्रश्न, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है? चमगादड़ उड़ते समय पराध्वनिक तरंगें उत्सर्जित करता है तथा परिवर्तन के पश्चात इनका संसूचन करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारतु के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचता है। इस तरह चमगादड़ को परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है और यह किस प्रकार का है। चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होती है तथा अवरोध या कीटों द्वारा परावर्तित होती है, ठीक है। इस तरह से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई चमगादड़ है, ठीक है, और यहाँ जब ये यहाँ से अपनी तरंगें छोड़ती है, ठीक है, तो ये इससे आके टकराती है कीट से, और टकराने के बाद में ये वापस लौटती है अपनी दिशा में, तो इसके कानों से टकराती है। कानों से टकराने के बाद में इसको सुनाई देती है, तब ये समझ जाती है कि सामने कोई कीट मौजूद है, ठीक है। 18वां प्रश्न, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर है, पराध्वनि का उपयोग उन भागों को साफ करने के लिए करते हैं जहाँ तक पहुँचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। वस्तुओं को साफ करने वाले मार्जन विलयन में पराध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई, गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। 19वां प्रश्न, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, कार्यविधि। सोनार में एक प्रेषित्र, ट्रांसमीटर तथा संसूचक डिटेक्टर होता है। इसे किसी नाव या जहाज में चित्रानुसार लगा देते हैं। प्रेषित्र द्वारा पराध्वनि तरंगें उत्पन्न तथा प्रेषित की जाती हैं जो समुद्र तल में स्थित किसी पिंड से टकराकर परावर्तित होते हैं और संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर संसूचक क्या है, देखिए, पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है जिसकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। मान लीजिए कि पराध्वनि संकेतों के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समयांतराल t है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल v है। तब सतह से पिंड की एक तरफ की दूरी गहराई बराबर d, सतह से पिंड तक तथा वापस सतह तक पराध्वनि तरंग द्वारा चली गई दूरी 2d होगी। दूरी बराबर चाल गुना समय, 2d बराबर v इंटू टी, मतलब d बराबर v इंटू टी बाई 2। इस फॉर्मूले से हम दूरी निकाल लेंगे। तो उपयोग समीकरण v इंटू टी के मान प्रतिस्थापित कर हम d का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला, समुद्र गहराई ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा, जल के अंदर स्थित चट्टान, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल मतलब प्लावी बर्फ डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
20वां प्रश्न, एक पनडुब्बी पर लगी सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3626 मीटर हो तो ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। तो उत्तर है डी बराबर 3626। ध्वनि का समय 5 सेकंड। ध्वनि की चाल भी हमको ज्ञात करनी है, तो डी बराबर VT/2 होगा। तो यहाँ पर V बराबर 2D बटे T करेंगे तो 2 गुणा 3625 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 1450 मीटर पर सेकेंड। ये समुद्र जल में चाल होगी। ठीक है। 21वां प्रश्न, किसी वस्तु के ब्लॉकों में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है पराध्वनि तरंगों को धातु के ब्लॉक से प्रेषित की जाती है और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो परावर्तित तरंगें वापस परावर्तित हो जाती हैं, जो कि धातु ब्लॉक से में दोष की स्थिति दर्शाता है। 22वां प्रश्न, मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, विवेचना कीजिए। तो उत्तर है बाहरी कान कर्णपल्लव कहलाता है। यह आसपास के परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटल या कर्णपट्ट झिल्ली कहते हैं। जब माध्यम में संपीड़न कर्णपट्ट तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्णपट्ट को अंदर की ओर दबाता है। इस प्रकार विरलन के पहुंचने पर जब माध्यम के संपीड़न कर्णपट्ट तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्णपट्ट को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विरलन के पहुंचने पर कर्णपट्ट बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कर्णपट्ट कंपन करता है। मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां मुग्धरक, निहाई और वलयक स्ट्रिप कई कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। मध्यम कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्णपट्ट तक संचारित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावृत्त द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे कानों के अंदर के भाग होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगले वीडियो के साथ में मिलते हैं। धन्यवाद।